हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधार डिजिटल क्लासेस। पिछले क्लास तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि चुंबकीय गुणों को अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमें कुछ टर्म आने चाहिए, जैसे चुंबकीय प्रेरण हो गया, चुंबकन तीव्रता हो गया, चुंबकन के क्षेत्र के अंदर हम लोग चुंबकशीलता को परिभाषित करते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता को परिभाषित करते हैं, साथ में चुंबकीय प्रवृत्ति परिभाषित की जाती है, जो बेसिकली हमें ये बताते हैं पदार्थ का नेचर कैसा होगा। उन्हीं के आधार पर हम पदार्थों को अलग अलग तीन भागों में बांटते हैं यहाँ पर, जो बेसिकली कहे जाते हैं चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, मतलब अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय होते हैं। तो उसी के आधार पर पदार्थों को बेसिकली तीन भागों में बांटा गया है। चुंबकीय पदार्थों को किसमें बांटा गया? तीन अलग अलग भागों में बांटा गया। पहले होते हैं अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, लिख लो, इनका व्यवहार सबसे अलग रहता है ना, तो इनको लिख देते हैं प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरे क्या होते हैं? दूसरे होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। और अगला देखा था हम लोगों ने, क्या होते हैं? अगले होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। अब इनको समझते हैं कि करके कि ये होते क्या है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए कुछ बातें हम लोगों ने की थी, याद होगा। म्यू आर जो होता है वो लेस देन 1 होता है, ठीक है। और जो काई एम होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, याद होगा कुछ। यहां पर अनुचुंबकीय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो कहा था म्यू आर ज्यादा होता है 1 से, और यहां पर जो काई एम होता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो म्यू आर होता है वो ज्यादा होता है 1 से बहुत, यहां पर जो काई एम होता है अधिक धनात्मक होता है, अधिक धनात्मक होता है, अधिक धनात्मक होता है। ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। और इन सब में संबंध भी देखा था कि जो म्यू आर लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? 1 प्लस काई एम लिखा जाता है। ये संबंध हम लोगों ने पिछली क्लास में डेराइव भी किया था। यहां पर म्यू आर क्या होता था? आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है, आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है। और यहां पर ये जो काई एम होता है इसे हम कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, ये चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। इन दोनों की कोई मात्रक नहीं होती क्योंकि ये दोनों अनुपात होते हैं। इस तरह से इन दोनों में संबंध लिखा जा सकता है। तो इनके अलग अलग मानों के आधार पर हम पदार्थों को तीन भागों में बांट सकते हैं। चुंबकीय पदार्थों की बात कर रहे हैं, बेसिकली तीन भागों में बांटा जाता है। एक होते प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय के गुण लगभग समान होते हैं, बस एक में गुण कम होता है, एक में गुण बहुत ज्यादा होता है। इसको समझा कैसे जाता? तो उसके लिए हमें परमाणुवीय मॉडल पढ़ना होगा। परमाणुवीय मॉडल क्या है? चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल कैसे पढ़ा जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। इतना तो आता होगा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोगों ने पूरा सेकंड पेपर कंप्लीट कर लिया, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ ली है। तो यहां पर अगर हम छोटा सा कोई नाभिक ले लें, ये छोटा सा कोई नाभिक है, ये कोई नाभिक बना हुआ है, सपोज ऐसा कोई नाभिक है, ये नाभिक, ठीक, हटाओ इसे, ये नाभिक बन गया। नाभिक के ऊपर कैसा आवेश होता है? ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। इसके ऊपर धनावेश होता है ऐसा। इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनकी कक्षा पूरी तरह से गोल नहीं होती, मतलब पूरी तरह से वृत्ताकार नहीं होती। ये बात हम लोगों ने देखी थी। एलिप्टिकल पाथ जैसा कुछ होता है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का, ऐसा मान लेते हैं। इस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये मॉडल समझते जाना। अगर ये मॉडल समझ नहीं आएगा तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। ये ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बात तो हम जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसमें घूर्णन गति होती है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली वो दो तरह की गतियां करता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो गति होती है वो दो तरह की गतियां होती हैं। एक तो गति होती है घूर्णन गति, घूर्णन गति, और एक होती है चक्रण गति, चक्रण गति।
पृथ्वी भी तो ऐसे ही करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये बात हम जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा है। लेकिन क्या अपने धुरी पर नहीं घूमती है? वो घूमती है, अपने धुरी पर घूमती है, जिसका आवर्तकाल हम लोग जानते हैं 24 घंटे होता है लगभग। और अगर सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसका आवर्तकाल देखा जाए तो वो पूरा 1 साल होता है, 365 दिन होते हैं। मतलब कि पृथ्वी चलती भी है, घूर्णन भी कर रही है, लेकिन वो अपने साथ चक्रण गति भी कर रही, चक्रण गति भी कर रही। तो रोटेशन है, साथ में यहां पर स्पिनिंग है। तो ये रोटेशनल मोशन भी होता है इसके अंदर और स्पिनिंग भी हो रही होती है। तो इलेक्ट्रॉन में भी ऐसा ही सेम है। इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ चक्कर लगा रहा है इस समय पर, इधर की तरफ चक्कर लगा रहा किसी समय इधर, तो ये घूम भी तो रहा होता है, ये घूम भी तो रहा होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें चक्करण की वजह से भी कुछ ना कुछ होता है और घूर्णन की वजह से भी कुछ होता है। अब एक बात ये देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कक्षा में चलेगा, हम लोगों ने इसका चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा था ना, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय कक्षा में चलेगा, मतलब कक्षा में चलेगा कोई इलेक्ट्रॉन, तो चुंबकीय आघूर्ण बनता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर कक्षा में गतिमान होता है तो वो एक धारा के तुल्य होता है, और अगर धारा प्रवाहित होगी तो उस केस में चुंबकीय ध्रुव बनेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव बनेगा। इसका मतलब है कि अगर हम यहां पर गतियां मान के चलें कि यहां पर यह आवेश गतिमान हो रहा है, तो इस गतिमान होने की वजह से भी क्या बनेगा? चुंबकीय आघूर्ण बनेगा, चुंबकीय आघूर्ण बनेगा, और इसके कारण भी यहां पर कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण बनेगा, चुंबकीय आघूर्ण बनेगा। लेकिन अगर परमाणु के अंदर की डिटेल बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन में जो चक्रण गति होती है, चक्रण गति, चक्रण गति वो ज्यादा होती है। किससे? घूर्णन गति से अधिक होती है, घूर्णन गति से अधिक होती है। और अगर घूर्णन गति से अधिक होगी तो चक्रण का जो चुंबकीय आघूर्ण बनेगा, चुंबकीय आघूर्ण जो बनेगा, आघूर्ण जो बनेगा वो ज्यादातर किसकी वजह से बनेगा? वो ज्यादातर बनेगा स्पिनिंग मोशन की वजह से, चक्रण गति की वजह से, चक्रण गति की वजह से। अब ये चक्रण गति इतनी देर से बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रही होगी। कैसे? गेंद जो होती है, गेंद क्रिकेट की गेंद है, उसको अगर पकड़ के फेंका जाता है, या मान लेते हैं कि चल रही होती, सतह के ऊपर चल रही होती, तो वो घूमती भी है और आगे भी बढ़ती है। वैसे अगर उसे किसी वृत्ताकार पथ पर चलाया जाए और वो घूम भी रही हो, तो वो अपने अक्ष के परिता घूम रही है, तो उसमें हो रही है स्पिनिंग मोशन, चक्रण गति हो रही है। और किसी बिंदु के सापेक्ष वो घूर्णन कर रही है, तो उसमें घूर्णन गति भी हो रही है। जब दोनों गतियां मिलती है तो दोनों की वजह से चुंबकीय आघूर्ण बनता है। लेकिन किसी परमाणु के अंदर की अगर बात की जाए तो उसमें चक्रण गति घूर्णन गति से अधिक होती है। तो किसी परमाणु के बारे में अगर बात कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन जो चुंबकीय आघूर्ण बना रहे होंगे, उसमें जो चुंबकीय आघूर्ण बनेगा वो केवल और केवल चक्रण गति के कारण अधिक दिखाई देगा हमें। तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में घूमते भी हैं, घूर्णन गति भी होती है, चक्रण गति भी होती है। इनकी वजह से क्या बनता है? चुंबकीय आघूर्ण बनता है। लिखना सिखाया था, याद होगा। चुंबकीय आघूर्ण जो L लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? L इज इक्वल टू लिखते हैं, यहां से लिखना चाहो L इज इक्वल टू क्या लिखा जाता था? पहले M लिख दो, M इज इक्वल टू लिखते थे हम लोग I इंटू में A। I क्या लिखा जाता था? तो ये लिखते थे 2 पाई R डिवाइडेड बाई में V, 2 पाई R डिवाइडेड बाई में V लिखते थे। या फिर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो लिख दो Q डिवाइडेड बाई में T इंटू में एरिया। यहां पर M जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? Q की वैल्यू, Q मतलब इलेक्ट्रॉन है, T का मतलब 2 पाई R बाई V, तो EV अपान 2 पाई R बन जाएगा। इंटू में यहां लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर। तो चुंबकीय आघूर्ण जो बनेगा वो कितना लिखा जा सकता है? EVR बाई 2 लिखा जा सकता है। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने डेराइव किया था, जो पिछली क्लासें हुई, पार्ट 2 वाला जो हुआ है मैग्नेटिज्म का, उस पार्ट 2 में हम लोगों ने इसे डेराइव किया था कि अगर कोई धारावाही चालक होता है, मतलब कोई अगर धारा प्रवाहित हो रही है उसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर परमाणु के अंदर भी चल रहा होता है तो भी एक धारा के तुल्य होता है और वो कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण बनाता है। और अगर चुंबकीय आघूर्ण बनेगा तो यहां पर परमाणु एक चुंबक के छोटे भाग जैसा व्यवहार करेगा, टाइनी मैग्नेट जैसा व्यवहार करेगा। तो यहां पर इसी गति, मतलब इसी वजह से ये चुंबक का जो परमाणु मॉडल जिसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसी के आधार पर हम पदार्थों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं।
बेसिकली बांट तो सकते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति और आपेक्षिक चुंबकशीलता के आधार पर, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी है ये हमारा चुंबकत्व का परमाणु मॉडल दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन की कक्षा में चक्कर लगाने की वजह से चुंबकीय आघूर्ण बनेगा, इतना बनेगा वो हम जानते हैं, लेकिन इनकी जो चक्रण गति हो रही है, अपने अक्ष पर घूम भी तो रहे ये, तो जब अपने अक्ष पर घूम रहे होंगे उस केस में क्या होगा, इनका चुंबकीय आघूर्ण कुछ और बनेगा और वो चुंबकीय आघूर्ण घूर्णन गति से अधिक होता है। इसका मतलब जो परमाणु होता है अब वो छोटा सा एक मैग्नेट, एक चुंबक जैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि जिसका ध्रुव आघूर्ण होता है वो चुंबक होता है, ध्रुव होता है ना, दो ध्रुव होते हैं, तो ध्रुव बन जाएगा तो चुंबकीय ध्रुव बन जाएगा, छोटा सा टाइनी मैग्नेट बन जाएगा वो। ये तो हो गया परमाणु मॉडल। इसके आधार पर अगर हम समझें कि पदार्थों को कितने में, तो 3 तरीके से बांटा जाता है। 3 तरीके में पहला तरीका होता है या पहला जो प्रकार है जिसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, उनके गुण को हम प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। तो प्रतिचुंबकत्व होता क्या, प्रति का मतलब होता है एंटी, एंटी एंटी, चुंबकत्व का मतलब चुंबकत्व, मतलब अगर कोई बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कुछ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हों उनको कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसे टीचर पढ़ाने लगते हैं तो स्टूडेंट जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं उनका ध्यान कहीं और होता है, उधर नहीं होता है, वैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अगर क्षेत्र लगाया जाता है तो क्षेत्र लगाने की दिशा में ये नहीं जाते हैं, क्षेत्र लगाने की विपरीत दिशा में जाते हैं। तो उसके लिए डेफिनेशन लिखी गई है, बोर्ड में लिखना होगा तो लिख देना, यही वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप, मामूली का मतलब होता है अल्प रूप से चुंबकित हो जाना, फीबली, इसका इंग्लिश वर्ड होता है फीबली, मैग्नेटाइज होते हैं ये, चुंबकित हो जाते तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाए जाने पर कुछ प्रतिकर्षित होते हैं, थोड़ा सा रिपल्सन होता, चिपक नहीं जाता है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और बात करें कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर उसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निर्वात की तुलना में घट जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने चुंबकीय प्रेरण पढ़ा था कि अगर किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, अगर वो पदार्थ अच्छा पदार्थ है कि चुंबकत्व तो बढ़ा सकता है, तो उसके अंदर कुछ चुंबकीय बल रेखाएं प्रेरित होती थी जिसकी वजह से उसके अंदर चुंबकीय घनत्व तो बढ़ जाता था। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होने की कोशिश करते हैं। अगर ये ऐसा करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व होगा वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो उनके इस गुण को कहा जाता है प्रतिचुंबकत्व, कि सामने वाले के चुंबकत्व को ये कम करना चाहते हैं। कैसे, यहां पर देखो, जब हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कुछ ऐसा, ये ऐसा, ये मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ का टुकड़ा रख दो, ये यहां पर कोई पदार्थ का टुकड़ा रख दिया जाता है ऐसा, ये कोई पदार्थ का टुकड़ा है, ये ऐसा कोई पदार्थ का टुकड़ा है, इसके अंदर इधर एन इधर एस बनता था, लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थों में उल्टा होता है, इधर बनता है एस और इधर बनता है एन, बनता है ना। तो बाहर वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी चुंबकीय बल रेखाएं इधर से इधर की तरफ जा रही, मतलब ये बी की दिशा है, तो इधर से इधर की तरफ जाएंगे। हम जानते हैं चुंबक के अंदर, कुछ याद आया हो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, ये एन एस होता है, इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं वो एस एन की तरफ चलती हैं। इसका मतलब यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं इधर से इधर की तरफ चलेंगी, ये चुंबकीय बल रेखाएं इधर से इधर की तरफ चलेंगी, ऐसा होगा। तो इनका देखो जो चुंबकत्व है, चुंबकन हो रहा है वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो रहा है, और पहले से क्या हो रहा था, इनके बीच में जो चुंबकीय बल रेखाएं इनमें खुद से पहले से थी वो क्या हो गई, अब घटेंगी। क्यों, क्योंकि बाहर जो क्षेत्र लगा और अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं बन रही हैं वो विपरीत दिशाओं में बन रही हैं, चुंबकत्व तो घट जाता है। वही पॉइंट यहां लिखा गया है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर इनका जो चुंबकीय घनत्व होता है निर्वात की तुलना में घट जाता है, और इनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहा जाता है। ठीक है, इनके उदाहरण देख लो। बिस्मिथ हो गया, अब ये इतना तो जानते होंगे कौन लेटर किसको डिनोट करता है, ये बिस्मिथ हो गया, फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, जिंक हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, NaCl, साल्ट है ये, बेसिकली एक साल्ट होता है। यहां पर H2O हो गया, और यहां पर H2N2 और Hg, पारा, जिसे हम पारा कहते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं, ये होते हैं प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अगर समझना है तो कुछ और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई ऐसा ट्यूब है, ये कोई यू शेप की ट्यूब है, ये यू शेप की ट्यूब है, यू शेप की ट्यूब है, इसके अंदर भर दिया गया पदार्थ,
दोनों साइड या इसको थोड़ा ऐसे बनाओ, थोड़ा थोड़ा खाली रखो ऊपर, यहां से बनाते हैं। इसके अंदर कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ भरा गया है, ये कोई एक यू टेप शेप थी, यू आकृति की कोई ये नली है जिसमें ऐसा है। ये कौन सा पदार्थ है? ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ मान लो पारा भरा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ना, पारा भरा मान लेते हैं इसके अंदर। अब क्या करना है? चुंबक लाते हैं, इधर चुंबक लेके आओ, इधर, इधर चुंबक लेके आओ, इधर, ठीक है। तो जब चुंबक लेकर के आएंगे, इधर एन होगा, इधर एस होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना। तो अगर यहां चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो उस केस में क्या होता है, इस वाले भाग में, यहां पर इस वाले भाग की बात कर रहे हैं हम बेसिकली, यहां इस भाग की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो ये वाला तल होता है ये नीचे गिरने लगता है, ये तल जो होता है वो नीचे गिरने लगता है, क्योंकि ये क्षेत्र से दूर भागने की कोशिश करेंगे, ये क्षेत्र नीचे गिरने लगेगा, ये क्षेत्र नीचे गिर जाएगा, ये क्षेत्र इधर नीचे की तरफ गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा इनके साथ। और अगर इधर का क्षेत्र नीचे गिरेगा तो इधर वाला जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो इधर ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे। ये ऐसा था। मतलब अगर इनके पहले और बाद के लेवल बना देते हैं हम, अगर पहले के और बाद के लेवल बना दें तो पहले ये यहां तक थे, ठीक है, अब ये यहां तक चले गए। ये क्या था? पहले था, पहले ये यहां थे, अब ये बाद में यहां आ गए हैं। पहले का मतलब जब b 0 था तब ऐसा था, बाद में मतलब b है यहां पर, b नॉन जीरो है तब की बात कर रहे हैं। पहले यहां का लेवल यहां था, अब ये लेवल यहां पर चला गया। ये था पहले, पहले मतलब जब b 0 था। अब क्या है? बाद में ये, बाद में क्या? जब b 0 नहीं है तब की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है, बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र भी बोलो तो चलेगा, चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो होता क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होने की कोशिश करते हैं। याद रहेगा, याद रहना चाहिए। अगर एक और एग्जाम्पल देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, इसी फिगर को बना करके। कैसे? मान लेते हैं यहां पर n है, इधर दिया गया है s दिया गया है, इनके बीच की दूरी बहुत कम है, बहुत बहुत कम है, क्षेत्र प्रबल होगा इनके बीच में। यहां पर एक कटोरा रख दो, ये कटोरा रख दिया गया, इसके अंदर भर दिया गया है लौ प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसके अंदर क्या भर दिया गया? प्रतिचुंबकीय पदार्थ भर दिया गया। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो भरा जाता है, अगर क्षेत्र प्रबल होता है बीच के अंदर, तो ये कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। बीच में खाली खाली, किनारे थोड़ा ऊंचा ऊंचा रहता है। जहां क्षेत्र कम होगा ये वहां अपनी ऊंचाई बढ़ा लेगा। बीच में जो यहां पर ये पॉइंट है, यहां पर भी बहुत ज्यादा है, तो वहां से अपने आप को ये हटाने की कोशिश करता है, कुछ ऐसा शेप दिखेगा। और अगर इनके बीच गैप बढ़ा दिया जाए, ये देखो गैप बढ़ा दिया गया, कटोरा वही है अभी, तो अगर गैप बढ़ा दिया जाएगा तो ये ऐसा होगा, ऐसा। बीच वाले भाग में क्षेत्र कम है यहां पर, तो अपने आप को यहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को यहीं एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा होता है, ये ऐसा हो जाता है, ये ऐसा बन गया। यहां पर क्या है? B कम है, जहां B कम होता है ये अपने आप को वहां बढ़ा लेते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वयं को चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित करने की कोशिश करते हैं। और अगर विपरीत दिशा में चुंबकित करने की कोशिश करेंगे तो उसकी वजह से उनके अंदर जो निर्वात में चुंबकत्व था वो अब चुंबकत्व निर्वात से भी कम हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप इसका ये जो गुण बनेगा, इन पदार्थों का जो ये गुण बनेगा, इस गुण को क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकत्व कहा जाता है। उदाहरण बिस्मिथ, फास्फोरस, इतने सारे याद नहीं रखने, जो मन करे वो याद रख लेना, लिखे गए हैं कई सारे, जो भी याद रख पाओ उतने याद रखो। पारा, NaClH2 और N2H2, इन सबको याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। इनका बिहेवियर कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। कैसे इसके अंदर N और S बनते हैं? कुछ ये तरीका होता है इसका। तो ये हो गए प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इन प्रतिचुंबकीय पदार्थों में ये गुण होता क्या है, अगर ये समझना हो तो इसको समझो इधर नए पेज पर। क्या होता है? इसकी हम चुंबकत्व के परमाणु मॉडल जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसी के आधार पर इसकी व्याख्या करेंगे
क्या होता है पहले ये समझो। जब भी कभी बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों की, तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके अंदर सम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, बेसिकली उनके बारे में बात करता है। ऑक्सीजन के बारे में यहां बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना कि ऑक्सीजन में सम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती फिर भी वो अनिचुंबकीय होता है। वो एमओटी में पढ़ाया जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर कि कैसे होता है, कैसे उसमें एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये सब पता होगा, बात करेंगे उसको भी। लेकिन चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर चुंबकन की व्याख्या की जाए तो इसको पढ़ो। चुंबकत्व का जो गुण होता है, चुंबकत्व जो प्रतिचुंबकत्व गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके अंदर सम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर सम इलेक्ट्रॉन होंगे तो परमाणु के एक अच्छे इलेक्ट्रॉन दो दो के युग्म बना लेंगे। जैसे यहां पर अगर ये कोई कक्षा है, इसके अंदर यहां पर नाभिक है, दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चक्रण लगा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में चक्रण लगा रहा है, विपरीत दिशा में चक्रण कर रहा है, मतलब घूम ये इसी तरफ रहा है, चल इसी तरफ रहा है, क्योंकि टकरा जाएंगे फिर चलेंगे ऐसे। लेकिन अगर ये इधर चक्रण लगा रहा तो इसका चक्रण इसकी विपरीत दिशा में होता है, चक्रण अलग अलग होते हैं। तो वही ये परमाणु की एक अच्छी इलेक्ट्रॉन दो दो का युग्म बना लेते हैं, प्रत्येक युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन समान वेग से विपरीत दिशाओं में चक्रण करते हैं, समान वेग से विपरीत दिशाओं में चक्रण करते हैं, मतलब चलेंगे तो एक ही ओरिएंटेशन में, लेकिन उनकी जो स्पिनिंग होती है, घूमने का जो तरीका होता है वो भिन्न भिन्न होता है। और घूमने का तरीका भिन्न भिन्न होगा तो हम जानते हैं, अभी देखा, इधर देखो वापस, यहां पर, यहां देखो, यहां पर जो ये बन रहा था, ये ओवरऑल किसकी वजह से बन रहा है, चुंबकत्व जो बन रहा है, मतलब जो चुंबकीय आघूर्ण बन रहा है वो ज्यादातर चुंबकीय आघूर्ण चक्रण की वजह से बना। लेकिन इन्होंने बना लिया पेयर, तो जब पेयर बना लेंगे, विपरीत दिशाओं में चक्रण करेंगे, तो प्रत्येक युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन समान वेग से विपरीत दिशाओं में चक्रण करते हैं। विपरीत चक्रण के युग्म, विपरीत चक्रण के जो युग्म होते हैं, युग्म के इलेक्ट्रॉन चुंबकीय प्रभावों को निरस्त कर देते हैं। ये बात पढ़ी होगी केमिस्ट्री में। इस प्रकार प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पूर्ण युग्म बन जाते हैं। इस प्रकार प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ की जो परमाणु में होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण युग्म बन जाते हैं, कंप्लीट पेयर्स बन जाते हैं, जिसके कारण उसका नेट चुंबकत्व शून्य हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, उसके प्रतिचुंबकत्व को एक्सप्लेन करना है, तो हम ये कहेंगे कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है वो सम होती है, और सम इलेक्ट्रॉन दो दो का पेयर बना लेते हैं। एक अगर कक्षक के अंदर है, ये तो पता होगा, कक्षाएं होती हैं, उपकोष होते हैं, उपकोषों के अंदर कक्षक होते हैं, तो कक्षकों में बात करें तो एक कक्षक में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उनके क्या होते हैं, चक्रण विपरीत दिशाओं में होते हैं और एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्णों को निरस्त कर देते हैं। और अगर एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्णों को निरस्त कर देंगे तो क्या होगा, पदार्थ चुंबकित तो होगा नहीं उस समय पर, तो पदार्थ चुंबकित नहीं होता। वही यहां पर पॉइंट लिखा गया है, विपरीत चक्रण के युग्म में इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। इस प्रकार चुंबकीय पदार्थ की परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पूर्ण युग्म बन जाने के कारण उसका नेट चुंबकत्व शून्य हो जाता है। यह होता है परमाणु मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकत्व कैसे बनता है, उसकी ये व्याख्या है, यहां पर लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, नोट्स ये आपके पास रहें। एक पॉइंट यहां पर आगे कि अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो ये दोहरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि अभी हम लोगों ने देखा कि अगर दो दो का पेयर बनेगा, दो दो के पेयर बनेंगे और एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त करेंगे, यही होगा ना। तो अगर एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्णों को निरस्त कर रहे हैं और रख दिया चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, अब इनकी गतियां मंद पड़ेंगी, एक की और एक की गति बढ़ेगी। मतलब एक ही कक्षक के दो इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग दिशाओं में चक्रण कर रहे थे, अब कुछ के चक्रण और कुछ के वेग की दिशा परिवर्तित होगी, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा होगा, तो जिसके फलस्वरूप यहां पर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जो नेट चुंबकीय आघूर्ण बनता है वो शून्य नहीं होता, कुछ डिफरेंट बनता है और वो अपने आप को क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से प्रतिचुंबकत्व का गुण देखने को मिलता है। एक बार फिर से पढ़ लो, अभी समझ आएगा कि जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की गतियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। एक की गति बढ़ती है तो एक की गति कम हो जाती है, धीमा हो जाता है, जबकि दूसरे त्वरित हो जाता है। अब युग्म के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त नहीं कर पाते। अब युग्म के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त नहीं कर पाते। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र लगाने से परमाणु में एक चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। याद होगा प्रेरण के बारे में बात किया था, जिसकी दिशा क्षेत्र की दिशा के बिल्कुल विपरीत होती है। इस प्रकार ये पदार्थ क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। इन पदार्थों के चुंबकत्व पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
मतलब ताप का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? पहले से इनके अंदर चुंबकत्व है ही नहीं, कोई भी चुंबकत्व नहीं है, तो ताप का प्रभाव घटाओ या बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्षेत्र जब लगाएंगे तो उसकी विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि कारण क्या होता है। तो कारण जब भी पूछा जाएगा बताएंगे क्या, कि सम संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चुंबकीय आघूर्ण नहीं बनता। लेकिन जैसे क्षेत्र लगाया जाता है, इनकी चक्करण की जो गतियां होती हैं उनमें वेग में अंतर आता, जिसके फलस्वरूप ये क्या करते हैं, अपने आप को क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगाने की कोशिश करते हैं, हिलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर प्रतिचुंबकत्व का गुण आता है। ये होता है प्रतिचुंबकत्व। यहां पर पढ़ लिया हम लोगों ने। इसका कारण क्या होता है, इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है, और प्रतिचुंबकत्व होता है क्या, इसके बारे में बात की। अगला डिस्कशन हमारा होगा अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अनुचुंबकत्व क्या होता है। अनुचुंबकत्व का मतलब होता है क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाओ। तो वही है वे पदार्थ जो क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। वो मामूली से विचुंबकित होते थे, मतलब विपरीत दिशा में चुंबकित होते थे, तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाए जाने पर उसकी ओर आकर्षित होते हैं, आओ चले आते हैं हम तुम्हारी तरफ। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर इनमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है निर्वात की तुलना में बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता, हम लोगों ने जब चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा पढ़ी थी, लोहे को रखा था, अनुचुंबकीय पदार्थ को रखो तो उसके अंदर फ्लक्स घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये अपने आप को क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष चुंबकित कराने की कोशिश करते हैं। उदाहरण देखो लिखे गए हैं, Al, Mn, Pt, Na, Cu, Cl2, O2 तथा लोहे व ऑक्सीजन के लवण। यहां पर यह ध्यान रखना, जो O2 होता है, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब सम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। 16 तो इसका परमाणु भार होता है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के बाहर, ये तो संख्या सम होती है। सम होने के साथ साथ ये कैसे व्यवहार करता है चुंबकीय, तो यह बात की जाती है जब हम पढ़ते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। इसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली वो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के बीच में खाली रह जाता है। पहले भरना चाहिए बॉन्डिंग, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग भरना चाहिए। बॉन्डिंग में रह जाता है, एंटी बॉन्डिंग में एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, जिसकी वजह से ऐसा हो पाता है। डिटेल समझना है तो अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो वो डिटेल आता होगा। यहां पर हम कक्षक बना करके इलेक्ट्रॉन नहीं भरने वाले, लेकिन याद रखो कि O2 जो होता है सम इलेक्ट्रॉन रखने के साथ साथ भी अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। आणविक कक्षक के सिद्धांत के आधार पर ऐसा समझा जा सकता है। आणविक कक्षक सिद्धांत से, आणविक कक्षक सिद्धांत से ऐसा समझा जा सकता है। ठीक है, याद होना चाहिए कि आणविक सिद्धांत से कैसे काम करता है। 8 से कम 8 से ज्यादा के लिए अलग अलग विन्यास भरे जाते हैं, वो याद होगा। तो परिभाषा हम लोगों ने देखी कि जैसे यहां पर ये क्षेत्र लगा है, ये क्षेत्र लगा है, और यहां पर एक कोई टुकड़ा रख दिया जाता है, ऐसा ये कोई टुकड़ा रख दिया जाता है, तो ये टुकड़ा अपने आप को क्षेत्र की दिशा में चुंबकित कर लेता है। मतलब इधर N बनाता है, इधर S बनाता है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें इधर से इधर की तरफ चलती हैं। तो पहले से देखो इसमें एक क्षेत्र रेखा थी ये अकेली, अब 2 क्षेत्र रेखाएं और हो गई। बेसिकली होगा ऐसा, यहां से निकलेंगी तभी तो इधर जाएंगी, इसने अपने आप बनाई है। तो इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, जिसको B कहते हैं, ये बढ़ जाता है। ये इनके केस में होता है जब अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में बात करते हैं। तो परिभाषा क्लियर हो गई होगी, ये अपने आप को कैसे चुंबकित करते हैं। अब ये कंसर्न है कि हमारे कि ये हो कैसे रहा है। वहां भी पढ़ा था जब चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे थे, वहां पर भी इसके बारे में बात की थी, परिभाषा देख लिया। अभी भी यहां पर हम चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ये डिटेल नहीं पढ़ा कि ये अपने आप को इसकी दिशा में क्यों चुंबकित करते हैं, ऐसा क्यों कर पाते हैं। तो इसके अंदर का जो कारण होता है बेसिकली वो होता है विषम इलेक्ट्रॉन। जिनमें विषम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बेसिकली उनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। इनका कारण अगर देखना हो कि इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है इसके आधार पर, तो इसकी व्याख्या करने के लिए हम यहां कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अगर चाहें तो बनाना चाहो तो बना लो कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके ऊपर अगर चुंबकत्व लगाया जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो वो क्या करते हैं बेसिकली अपने आप को क्षेत्र की दिशा में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे वो वहां क्षेत्र से दूर भाग रहे थे, पारा जो था वो क्षेत्र से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। यहां पर जो पदार्थ होते हैं क्षेत्र की तरफ अपने आप को ले जाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर चुंबकत्व खुद प्रेरित होता है। तो बनाना चाहो तो बना लो, यहाँ यू टेप शेप बना लो, ऐसी यू ट्यूब शेप बना लो, यहां ना बनाओ इधर ही बना लो। यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे चीजों को, यही बना लेते हैं कि यू ट्यूब है ये, और इसके अंदर पदार्थ को भरा गया है। यहां पर ये पदार्थ भरा गया है,
अनुचुंबकीय पदार्थ है ये कोई, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया। अनुचुंबकीय पदार्थों के साथ अगर यहां पर हम बात करें N लगा देते हैं और इधर S लगा देते हैं, तो अब क्या होगा, अब ये वाला जो कुछ भाग होगा इधर चढ़ जाएगा ऊपर की तरफ, और ये जो कुछ भाग होगा वो नीचे की तरफ उतर जाएगा, ये यहां पर नीचे की तरफ उतर जाएगा, यहां पर ये नीचे की तरफ उतरने लगेगा कुछ इस तरह से, ये यहां से उतर कर नीचे चला जाएगा, वैसा कुछ होगा, खत्म, यहां से खत्म हो गया, उधर की तरफ चढ़ जाएगा ऊपर की तरफ। तो पहले यहां था, अब यहां चला गया, ये नीचे की तरफ उतर गया। तो ये क्षेत्र की दिशा में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। अब यहां पर बात करते हैं इनका कारण क्या होता है। तो चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर चुंबकत्व की व्याख्या, अनुचुंबकत्व की व्याख्या कैसे की जाती है, तो समझो इधर मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या होता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों का बेसिक ये मतलब होता है कि इनके अंदर विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अगर विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा कोई तो होगा जो जिसका निरस्त नहीं हो पाएगा। निरस्त नहीं हो पाएगा तो यहां पर जो परमाणु होते हैं, बेसिकली परमाणु, वो छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स जैसा बिहेव करने लगते हैं, ऐसा। यहां पर ऐसा होगा, टाइनी मैग्नेट्स जैसा बिहेव करने लगते, छोटे छोटे चुंबक के जैसा। ये छोटे छोटे चुंबक के जैसा बिहेव क्यों करते हैं, देखो ये ऐसा होता है, छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स पाए जाते हैं, ऐसा कुछ। मान लेते हैं इसका चुंबकीय आघूर्ण इधर है, इसका चुंबकीय आघूर्ण इधर होता है, अलग अलग दिशा में रैंडम ओरिएंटेड रहते हैं, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में ये ऐसा है, ये इसकी दिशा है, ये इसकी दिशा है, यहां पर ये इसकी दिशा है, ऐसी कुछ, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर की तरफ है, कुछ इस तरह से होता है। इनके जो परमाणु होते हैं वो छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स की जैसा व्यवहार करते हैं। यहां पर क्या है, ये टाइनी मैग्नेट्स हैं, टाइनी मैग्नेट के जैसा व्यवहार करते हैं। संख्या क्या होती है, विषम परमाणु होते, विषम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, विषम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। विषम इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो कुछ जो सम होंगे उनका तो निरस्त हो जाएगा, लेकिन कोई रहेगा जो निरस्त नहीं हो पाएगा, उस केस में इनका चुंबकीय आघूर्ण बनेगा। लेकिन एक बात यहां पर यह भी देखो कि जब भी कभी हम अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में बात करेंगे तो जब चुंबकत्व मतलब चुंबकीय क्षेत्र बाहर से नहीं लगाया जाता है, उस केस में क्या होता है, इनके जो ये परमाणु होते हैं जिनको हम छोटे छोटे चुंबक, नन्हे नन्हे चुंबक बोल रहे हैं, ये जो नन्हे चुंबक होते हैं, टाइनी मैग्नेट्स होते हैं, ये अपने आप को अलग अलग दिशाओं में बिखेरे रहते हैं। तो अगर कुल चुंबकीय आघूर्ण यहाँ का पूछा जाए तो कुछ नहीं होता, 0 लिखा जाता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की भांति करते हैं। लेकिन जैसे चुंबकत्व लगाया जाता है ये सब अपने आप को क्या करते हैं, उसी दिशा में अलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या होगा, यहां पर क्या है, B = 0 है, तब ऐसा है। और अगर B = 0 हो गया, यहां पर आगे बढ़ो, अब बात करते हैं कि B जहां 0 नहीं होगा वहां क्या होगा, तो वहां के लिए बनाओ इसे, ये क्या बन रहा है, B के लिए बनाओ इसे। जब B लगाया जाएगा, मान लेते हैं B इस दिशा में लगाया गया, B इस दिशा में लगा दिया गया, तो जैसे ही B इस दिशा में लगाएंगे, हम लोगों को पता है ये किस दिशा में चुंबकित होते हैं, तो ये क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। तो ये क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होना शुरू कर देंगे, ये ऐसा हो जाएगा, ये अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित करवाना शुरू कर देंगे। तो अब अगर बात किया जाएगा इनका चुंबकीय आघूर्ण होगा, तो बिल्कुल अब इस पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण कुछ ना कुछ बनेगा। और इस पदार्थ का अगर हम चुंबकीय आघूर्ण देखेंगे, मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ये अब इधर की तरफ चुंबकित होने लगेंगे, ऐसे। ये जो छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स थे जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो इधर की तरफ चुंबकित होने लगेंगे अब।
ऐसा बनेगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये देखो इसी दिशा में चुंबकन शुरू हो गया इनका, ये देखो उसी दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। तो जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेसिकली जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं, ऐसा बोलो कि जो नन्हे मुन्ने परमाणु होते हैं, वो क्या करते हैं, क्षेत्र की दिशा में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, जो टाइनी मैग्नेट्स होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर चुंबकीय आघूर्ण बनता है। यहां पर m जो है वो नॉट इक्वल 0 है। यहां पर जो टोटल m है, नेट जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, वो 0 है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को अलग अलग दिशाओं में बना रखा है। अलग अलग दिशाओं में लेंगे तो कोई पर्टिकुलर अगर पदार्थ का भाग चुना जाए तो उसके अंदर जो कुल चुंबकीय आघूर्ण बनेगा वो शून्य आएगा, लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उनका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण बनेगा। इस तरह से वो लिखा जा सकता है। आई थिंक ये कैसे काम करते हैं ये बात समझ में आई होगी, और इनका व्यवहार कैसे परिवर्तित हो जाता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ये भी बात समझ में आई होगी। इनके अंदर विषम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो सम वाले तो अपना निरस्त कर लेंगे, लेकिन जो विषम होगा वो निरस्त नहीं करवाएगा, तो चुंबकीय आघूर्ण बनाएगा। तो पूरा का पूरा परमाणु उस समय पर एक छोटा सा चुंबक जैसा व्यवहार करेगा। वो छोटे से चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, क्षेत्र लगाने पर क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाता है। याद रहेगा कुछ पॉइंट्स यहां से कि अनुचुंबकीय पदार्थों का व्यवहार बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कैसे लिखा जाएगा। तो ये जो व्यवहार अभी हम लोगों ने देखा यहां पर, ये वाला, ये तो क्षेत्र की दिशा में था, मतलब क्षेत्र नहीं था तब का था, क्षेत्र की दिशा में ऐसा होता है। तो ये है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दोनों फिगर एक साथ बनाना जरूरी था, क्योंकि पहले कैसा दिखता है वो पता होना चाहिए और बाद में ये कैसे दिखते हैं ये भी पता होना चाहिए। विषम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं, बाकी के जो बचे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चुंबकीय आघूर्ण बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या किया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। तो इनका व्यवहार बी में ऐसा होता है, बी नहीं होता तो ऐसा होता है। ये व्यवहार यहां पर हो गया, यहां पर पहले डिस्कस किया जा चुका है। यहां पर अगर बनाना चाहो तो एक बार बना सकते हो, इससे दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये यहां पर कुछ ऐसा बनेगा, बना देते हैं फटाफट, ऐसा बन जाएगा इधर की तरफ। इसके अंदर जो छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स पाए जाते हैं वो अपने आप को क्षेत्र की दिशा में चुंबकित करवाने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता है। ये ऐसा होगा। तो ये इनका व्यवहार हो गया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इनका व्यवहार कुछ ऐसा दिखता है। इसका फिगर वहीं बना दिया गया, लेकिन फिर भी याद रखो यहां पर जो क्षेत्र लगाया गया है वो किस दिशा में लगाया गया है, वो इस दिशा में क्षेत्र लगाया है। ये है बी की दिशा, ये किसकी दिशा है, बी वेक्टर की दिशा है। तो इसका व्यवहार इस तरह से देखा जाएगा बी में, और बी नहीं होगा तो कुछ इस तरह से ये दिखेंगे। तो ये हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ, उनका प्रभाव हो गया। अगले पदार्थ आते जो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ, और इनके इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। परिभाषा सेम वही, वे पदार्थ जो किसी चुंबक के सिरों के पास लाए जाने पर तीव्रता मतलब बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, इनके सिरों पर स्वतंत्र ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। वहां पर तो पूरा पदार्थ चुंबकीय द्विध्रुव जैसा व्यवहार करता है, लेकिन इनके किनारों पर अगर ये लोहा है, लोहा लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, देखो लिखा है, अगर ये लोहा है इसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो चुंबक जैसा पूरा पूरा व्यवहार करने लगता है। ये पहले बारे में हम लोगों ने बात किया था। इन पदार्थों का जो ये गुण होता है इसे हम लौह चुंबकत्व कहते हैं। आयरन के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, इन सब के अंदर ये जो गुण होता है काफी अधिक होता है। आयरन की जो मिश्र धातुएं होती हैं, निकिल की जो मिश्र धातुएं होती हैं, इन सब के अंदर जो ये गुण होता है बेसिकली ये बहुत अधिक रहता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, यहां पर अगर एक पॉइंट मार्क करना चाहो तो मार्क करते चलो। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के पास आओ, यहां पर हम लोगों ने देखा था म्यू आर 1 से कम था, और जो काई एम दिया गया था वो कैसा था, ऋणात्मक था। ये बात भी लिखते चलो, याद रहेगी। यहां पर अनुचुंबकीय में क्या था, म्यू आर ग्रेटर देन 1 था, और जो काई एम दिया गया था, काई एम जो दिया गया था वो क्या था, धनात्मक था। और लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में जो बात कर रहे हैं हम, यहां पर लौह चुंबकीय, इनके लिए जो म्यू आर होता है,
म्यू आर होता है ये बहुत बहुत ज्यादा होता है 1 से, और यहां पर काई एम जो लिखा जाता है वो अधिक धनात्मक होता है, अधिक धनात्मक होता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो इस आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे हैं। उदाहरण निकिल, कोबाल्ट, आयरन। आयरन, कोबाल्ट, निकिल ये क्या होते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब अगर बात करें आगे की चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है, तो उसके लिए जो भी पेपर में लिखना वो यहां पर कंप्लीट लिखा गया है। क्या होता है कि इनके और जो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके गुणों में कुछ खास अंतर नहीं होता, लेकिन इनके बीच में क्या होता है, जो परमाणुओं के मध्य कुछ अन्योन्य क्रिया होती है जिसकी वजह से पदार्थ के अंदर छोटे छोटे भाग बन जाते हैं, और उन छोटे छोटे भागों के अंदर जो टाइनी मैग्नेट्स होते हैं, जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं ना, उनका जो ओरिएंटेशन होता है, जिनका अभिविन्यास होता है वो एक ही दिशा में होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनका किसी विशेष भाग का जो आघूर्ण लिखा जाता है, चुंबकीय आघूर्ण, वो कुछ ना कुछ निकल के आता है, लेकिन वहां पर भी ओवरऑल जो निकल के आएगा चुंबकीय आघूर्ण वो भी शून्य रहेगा। उसके बारे में यहां पर बात लिखी गई, देखो पढ़ लो। माने चुंबकीय पदार्थों की बात, लौह चुंबकीय पदार्थ का भी प्रत्येक परमाणु एक चुंबक होता है जिसमें कुछ स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, टाइनी मैग्नेट्स की जो बात कर रहे थे हम लोग। परंतु लौह चुंबकीय पदार्थों में परमाणु कुछ ऐसी अन्योन्य जटिल क्रियाएं होती हैं जिनके कारण पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म आकार के प्रभावित क्षेत्र बन जाते हैं। इन पदार्थों को क्या कहा, इन क्षेत्रों को कहा जाता है डोमेन। प्रत्येक डोमेन में 10 की घात 17 से 10 की घात 21, ये बात पेपर में लिखनी है अगर आएगा, इसलिए लिखा है यहां पर, तक परमाणु होते हैं जिसकी चुंबकीय अक्ष एक ही दिशा में संरेखित होती है। इस प्रकार प्रत्येक डोमेन बिना किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के ही चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था में रहता है, अर्थात एक तीव्र चुंबक रहता है। प्रत्येक डोमेन एक तीव्र चुंबक रहता है, किसी पूरे पदार्थ की बात ये नहीं कर रहे हैं। परंतु पदार्थ की साम्य अवस्था में विभिन्न डोमेन अनियमित ढंग से इस प्रकार बिखरे रहते हैं कि उनका किसी भी दिशा में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य ही रहता है, और इस यही कारण होता है कि लोहे का हर टुकड़ा चुंबक नहीं होता। समझो इसे, इसको यहां नए पेज पर समझते हैं, इधर जगह है, वो थियरी है आप लोगों के लिए लिखने वाली। यहां पर मान लेते हैं कोई ये पदार्थ का छोटा सा टुकड़ा लिया गया है, और इस पदार्थ के छोटे से टुकड़े में जो डोमेन बने वो कुछ ऐसे बने हैं। डोमेन कुछ ऐसे बने हैं, ऐसे डोमेन बने हैं। इधर एक डोमेन इधर बना है, एक इधर बना दो, विजुलाइज करते हैं, डोमेन बने हुए हैं। अगर ये डोमेन होंगे ऐसे, तो इसके हर एक भाग में जो टाइनी मैग्नेट्स होंगे वो एक ही दिशा में होंगे, ऑफ कोर्स एक ही दिशा में होंगे। तो मान लेते इसमें इस दिशा में है, इसमें इस दिशा में है, यहां पर इस दिशा में है। अब एक डोमेन के अंदर ये जो डोमेन होते हैं इनके अंदर जो इनकी दिशाएं होती हैं वो एक फिक्स दिशा होती है, ये इस दिशा में है मान लिया, इसके अंदर ये इस दिशा में है, दिशाएं अलग अलग होंगी ना, तो मान लेते हैं इस दिशा में है, मान लिया गया। ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। इसकी व्याख्या की जा रही है, ऐसा होगा। इस वाले में मान लेते हैं इधर की तरफ है, समझने में आसानी होगी भी, जब क्षेत्र लगाया जाएगा तो और चीज समझ में आएंगी। ये इस दिशा में है, ये इस दिशा में है, ये इस दिशा में है, ये इस दिशा में है। टाइनी मैग्नेट्स के ये हैं पार्ट्स हैं, बनाया नहीं गया लेकिन बेसिकली है वही। ये इधर है, ये यहां पर है ऐसा इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये यहां इधर की तरफ बनेंगे, और लास्ट बना दो इधर की तरफ, ये फाइनल, ये ऐसा बन गया। कुछ इस तरह के हमारे पास से निकल के आएंगे छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स जो इस तरह से ओरिएंटेड रहेंगे। तो ये चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था में रहते हैं। देखो यहां पर लिखा गया था कि ये बिना किसी बाह्य क्षेत्र के चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था में रहते हैं, चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था में रहते हैं। और जो प्रत्येक भाग होता है, इस भाग को अगर हम कहें ऑब्जर्व करो इस भाग को, तो अगर इस भाग को ऑब्जर्व करोगे तो देखो इसका चुंबकीय आघूर्ण है, इसका चुंबकीय आघूर्ण है, इसका है, इसका है, लेकिन क्या इस पूरे का चुंबकीय आघूर्ण है? नहीं है। इसको निरस्त कर दिया इसने, इसको निरस्त कर दिया इसने, इसका ओवरऑल चुंबकीय आघूर्ण 0 बन गया। यहां पर जो ये भाग है इसी को कहा जाता है डोमेन। 10 की घात 17 से 10 की घात 21 इसके अंदर टाइनी मैग्नेट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म चुंबक पाए जाते हैं, ऐसा कह लो। लेकिन अब जब क्षेत्र लगाया जाएगा, क्षेत्र के परमाणु मॉडल के आधार पर व्याख्या कर रहे हैं, यहां पर क्षेत्र लगा के समझते हैं। इधर
क्षेत्र लगा दो, अब क्षेत्र लगाओ, क्षेत्र लगाया जाएगा तो क्या होगा यहां पर, इधर समझो, जब इसमें क्षेत्र लगाएंगे, क्षेत्र की दिशा जो भी हम डिसाइड करेंगे वही होगी। तो मान लेते हैं इस तरफ क्षेत्र लगा दिया गया, ये बी की दिशा है, क्षेत्र इस तरफ लगाया जाएगा। तो जब भी कभी हम इनकी बात करते हैं तो हम जानते हैं जो इसकी दिशा में होंगे तो वो और अधिक चुंबकित होने की कोशिश करेंगे, होगा ना। तो इसमें जो चुंबकन होता है वो दो आधारों पर होता है। कैसे? यहां पर जो चुंबकन कराया जाता है, चुंबकन वो दो आधारों पर कराया जाता है। एक तो होता है डोमेन के विस्थापन द्वारा, और दूसरा कराया जाता है डोमेन के घूर्णन द्वारा, डोमेन के घूर्णन द्वारा। विस्थापन द्वारा चुंबकन कराया जाता है जब B दुर्बल हो, B दुर्बल हो, और जब घूर्णन द्वारा कराया जाता है तो B क्या होता है, प्रबल होता है। तो जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो चुंबकन किसकी वजह से होता है, जो डोमेन होते हैं अपने आप को घुमा लेते हैं क्षेत्र की दिशा में और चुंबकित हो जाते हैं। लेकिन अगर क्षेत्र दुर्बल है तो ये अपने आप को घुमा नहीं पाते, तो जो उसकी दिशा है वो कहते हैं हम भी और थोड़े उसकी दिशा में मिल जाते हैं और अपना क्षेत्र बढ़ा लेते हैं, ऐसा हो जाता है। याद रखना, यहां पर पूछा जा सकता है बोर्ड में क्वेश्चन कि बताओ ये जो दोनों हो रहे हैं चुंबकन, इसमें कौन सा उत्क्रमणीय कौन सा अनुत्क्रमणीय होता है। तो डोमेन के जो विस्थापन द्वारा होता है ये मतलब उत्क्रमणीय होता है। कैसे लिखेंगे, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय होता है का मतलब B अगर हटा लिया गया तो ये पहले जैसे हो जाएंगे, जैसे थे वैसे। ये होता है अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय होने का क्या मतलब होता है कि अगर चुंबकत्व तो हटा लिया गया बाहर से, मतलब जो फील्ड है वो हटा ली गई, लेकिन फिर भी इनके बीच में कुछ ना कुछ चुंबकत्व तो रह जाता है, इसीलिए कहते हैं कि ये अनुत्क्रमणीय होता है या उत्क्रमणीय होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई बात पूछी जाती तो याद रखना कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनका चुंबकन दो विधियों से कराया जाता है, एक तो डोमेन के विस्थापन द्वारा, दूसरा डोमेन के घूर्णन द्वारा। डोमेन का घूर्णन केवल तभी होगा जब क्षेत्र प्रबल होगा, अगर क्षेत्र प्रबल नहीं होगा तो डोमेन का घूर्णन नहीं होगा। नहीं होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उस समय पर विस्थापन द्वारा चुंबकन होगा, घूर्णन के विस्थापन द्वारा, मतलब जो डोमेन होंगे उनके विस्थापन द्वारा होगा। मान लेते हैं क्षेत्र दुर्बल है, क्षेत्र दुर्बल है, तो अगर क्षेत्र दुर्बल होगा, यहां पर देखो क्षेत्र दुर्बल है मान लेते हैं ये ऐसा, तो क्षेत्र अगर दुर्बल होगा, क्षेत्र दुर्बल होगा तो क्या होगा, ये वाला भाग अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करेगा, डोमेन का विस्थापन होगा, तो डोमेन का विस्थापन होगा तो कुछ इस तरह का क्षेत्र ही बनेगा, ये ऐसा, और यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा क्षेत्र बनेगा। ये देखो क्षेत्र ने बना लिया अपने आप को। अब देखो ये डोमेन जो ये वाला भाग था ना, ये क्षेत्र की दिशा में आ रहा था, तो जो क्षेत्र की दिशा में आया वो क्या हो जाएगा, उसी दिशा में अपने आप को बढ़ा लेंगे, और अपने आप को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहां पर ये तो चुंबकित हो गए बढ़ चढ़ के इधर इस दिशा में, ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बढ़ चढ़ के हो गए चुंबकित। ये देखो चुंबकित हो गए इस दिशा में खूब ज्यादा, इसमें कई सारे आ गए ना टाइनी मैग्नेट्स, ये हो गए, ये इस दिशा में चुंबकित हो गए, और इसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, और ये ऐसा हो गया। देखो ये भाग बड़ा हो गया ना, तो इस तरह से चुंबकन होगा। यहां पर डोमेन का विस्थापन द्वारा चुंबकन हुआ है, ध्यान रखना, ये बढ़ गया ना अपने आप में, और बाकी के जो बचे होंगे जानते हैं जो विपरीत होंगे उन पर सबसे ज्यादा बल लगेगा, और वो भाग छोटा हो जाएगा। देखो ये विपरीत थे ना, ये अपने आप को छोटा कर लेंगे तो ये ऐसा होगा, ये क्षेत्र छोटा होता चला जाएगा, ये क्षेत्र छोटा होता चला जाएगा, ऐसा हो गया। बाकी के जो क्षेत्र हैं डोमेन वाले वो ऐसे ही रहेंगे, यहां पर ये कुछ ऐसा, लास्ट बना दो ऐसा है, ठीक है। अगला यहां पर क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में थे तो ये लेफ्ट साइड में बना दो इनको, ये लेफ्ट साइड में बना दिया गया, ये लेफ्ट साइड में बना दिया गया, ये ऐसा है, फाइनल बना दो एक लास्ट ऐसा। यहां पर डोमेन के विस्थापन द्वारा हुआ है चुंबकन, लिखना चाहो तो लिख दो
ये किसकी वजह से चुंबकन हुआ है? तो ये चुंबकन हुआ है डोमेन के विस्थापन द्वारा चुंबकन हुआ है। ये चुंबकन डोमेन के विस्थापन द्वारा हुआ है। तो यहां पर जो क्षेत्र लगा बी वो कैसा है? दुर्बल है। दुर्बल का मतलब नहीं बिल्कुल दुर्बल है, लेकिन कम है, कमजोर है। कमजोर होगा तो ऐसा होगा, कमजोर नहीं होगा तो क्या होगा? देखो, कमजोर नहीं होगा तो ऐसा इसके साथ अब होगा। अब ये क्या करेगा? कमजोर ना होने की स्थिति में, कमजोर ना होने की स्थिति में जो ये बनेंगी सारी चीजें, वो घूर्णन जो हो रहे थे यहां पर ऐसा, ये ऐसा बन गया। इस केस में इसे देखो, ये ऐसा। अब क्षेत्र लगाओ, चाहे इधर लगाओ, लेकिन प्रबल लगा दो। तो अगर प्रबल क्षेत्र लगाओगे, डोमेन अपने आप को कहेंगे चलो हम उस दिशा में घूर्णन कर लेते हैं, घूर्णन कर लेते हैं। तो घूर्णन करवाओ, तो घूर्णन होगा तो क्या होगा? इस दिशा में क्षेत्र अभी भी लगा है, मान लेते हैं ये इस दिशा में क्षेत्र है। इस बार इस दिशा में लगा दो क्षेत्र। लगाने में क्या जाता है? क्षेत्रीय तो लगाना, लगा दो इधर। ये है बी वेक्टर की दिशा। तो जितने के जितने डोमेन है वो सब अपने आप को इस दिशा में अलाइन कर लेते हैं। ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। सब अब इसी दिशा में चुंबकित हो जाएंगे, क्योंकि अब जितने भी होंगे सबका घूर्णन इधर ही होगा, सबका घूर्णन इधर होगा। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, जो भी जिधर था सब कहेंगे चलो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूर्णन करना है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूर्णन कर लेंगे। ये ऐसा बन जाएगा, छोटा सा नन्हा सा बना दो एक और। इधर भी क्या होगा? सेम, यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर हो गया, ये यहां हो गया ऐसा, ये ऐसा बन गया। इस वाले में भी सेम रहेंगे। ये सेम, ये देखो सेम। कुछ समझ में आ रहा होगा? यहां पर देखो जितने भी डोमेन थे उन सब ने अपने आप को क्षेत्र की दिशा में कर लिया, क्षेत्र की दिशा में कर लिया। देखो प्रबल रूप से चुंबकित हो गए। तो यहां जो चुंबकन हुआ है वो इसकी वजह से हो रहा है, और ये होगा अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। और यहां पर जो ये होता है उत्क्रमणीय। तो अगर विस्थापन डोमेन के, मतलब अगर डोमेन के विस्थापन द्वारा चुंबकन होता है तब तो वो चुंबकन उत्क्रमणीय होगा। हटाओगे क्षेत्र, जैसे पहले थे डोमेन वैसे हो जाएंगे। लेकिन डोमेन ने अगर अपने आप को घुमा के उसी दिशा में कर लिया है तो वापस सारे के सारे नहीं आएंगे जैसे पहले थे, कुछ ना कुछ चुंबकत्व उसके अंदर शेष रह जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि परमाणु मॉडल के आधार पर जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी व्याख्या कैसे की जा सकती है। तो उनके अंदर डोमेन की अलग अलग दिशाएं थी। डोमेन के अंदर बेसिकली जो टाइनी मैग्नेट्स थे उनकी दिशाएं थी, उनको अगर बनाया जाए तो इस दिशा में बना करके इस तरह से समझा जा सकता है। यह है डोमेन के घूर्णन द्वारा, यह है डोमेन के विस्थापन द्वारा। यह पदार्थ था जब बी 0 है। ये पदार्थ की कौन सी अवस्था? जब बी 0 था, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया गया, तब की स्थिति है। और ये अगर पॉइंट्स पेपर में लिखने हैं तो पॉइंट क्या लिखा जाएगा पेपर में वो यहां से देख लेना। बाकी समझा कैसे है वो यहां से समझ में आता तो खुद से लिख देना, नहीं तो अगर लैंग्वेज लिखनी है तो लैंग्वेज देखकर लिख सकते हो। तो बेसिकली ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थ के चुंबकीय गुण